Hello everyone, good morning. This is Sonam and welcome you all in your own channel Let's Crack. Today I am here to proceed our topic narration. In class 1 of narration, we have done the intro of it. We have seen what is narration, its type, direct and indirect speech. It means हम लोगों ने पिछले क्लास में नरेशन को देखा, उसके बारे में जाना, फिर उसके टाइप्स को देखा, डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था. एंड टुडे वी विल सी हाउ टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, what is reporting verb and reported speech, what are the rules, examples, and then we will do some practice question. Okay, आज हम लोग इतना कुछ देखेंगे. I must say, अगर आपको सिंसियरली नरेशन अच्छे से पढ़ना है तो आप मेरे पर भरोसा करके पढ़ो. ओके, मेरे पे भरोसा करो और मेरे वीडियोस को ध्यान से देख कर पढ़ो. अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो बार बार वीडियोस को देखो और अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखो. ओके, आई विल सॉल्व इट. फिर आपको नरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी. आई प्रॉमिस. नरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई रिक्वेस्ट यू टू कंसंट्रेट ऑन दिस प्लीज़. सो आज की वीडियो थोड़ी सी तो लंबी है क्योंकि समझना भी बहुत ज़रूरी है और मैं एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों को फिर से नरेशन कभी किसी से पढ़ना ही ना पड़े. ओके, वीडियोस लंबी है बट एक एक पॉइंट इसमें नॉलेजेबल है. सो मस्ट वॉच केयरफुली. लेट्स स्टार्ट. नरेशन में दो टर्म आते हैं, एक है रिपोर्टिंग वर्ब और एक है रिपोर्टेड स्पीच. ये होते क्या हैं तो इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. ओके, वी हैव an example and the example is he said to me you can go now. उसने मुझसे कहा. ठीक है, उसने मुझसे कहा तो क्या कहा? you can go now. you can go now ये स्टेटमेंट है जो उसने मुझसे कहा था. ठीक है, तो वैसा स्टेटमेंट, वैसा बात जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है. ओके, वैसा स्टेटमेंट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं. स्पीच मीन्स बोला हुआ बात. क्या बात बोला है तो यू कैन गो नाउ, ये यू कैन गो नाउ बोला हुआ बात है तो ये रिपोर्टेड स्पीच है. हमेशा माइंड में इस बात को फिक्स करके रखना है कि जो स्टेटमेंट, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो स्टेटमेंट होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं. जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है ना, उसमें दो सेंटेंस होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर. वैसे स्टेटमेंट जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होते हैं उन्हें रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है और वैसे स्टेटमेंट या वैसे सेंटेंस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब कहे जाते हैं उन्हें. ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर हो गया होगा. रिपोर्टिंग वर्ब के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स. ओके, जो रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं बाहर वाले सेंटेंसेस वो 3 पार्ट में होते हैं और अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच होते हैं वो भी 3 पार्ट में होते हैं. अगर हम बाहर वाले सेंटेंस को देखते हैं, ही सेड टू मी, तो इसमें 3 पार्ट है. एक है ही, एक है सेड टू, एक है मी. ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा. तो कहा कौन? कौन कहने का काम कर रहा है? तो जो कहने का काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है. और काम कौन सा हो रहा है? तो काम हो रहा है कहने का. तो कहना जो है वो हमारा वर्ब है और कह किससे रहा है? तो मुझसे कह रहा है. तो मैं, मी ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है. वर्ब क्या है? तो सेड वर्ब है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है. तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये 3 पार्ट में है. सब्जेक्ट है इसका, वर्ब भी है इसका और ऑब्जेक्ट भी है. तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं. लेकिन
कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं भी होते हैं, लेकिन हाँ सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूर होंगे। उसके बाद अगर हम अंदर वाले सेंटेंस को देखें, यू कैन गो नाउ, तो यू कैन गो नाउ में भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट कौन है? यू कैन गो नाउ, तुम अभी जा सकते हो, तो तुम्हारी बात की जा रही है, जिसकी बात की जाती है या फिर सेंटेंस में कोई काम कर रहा है तो वो हमारा सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में हम देखें, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो कहने का काम ही कर रहा है ना, और जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। या फिर जिसके बारे में बात किया जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे यू कैन गो नाउ, तुम्हारे बारे में बात किया जा रहा है कि तुम अब जा सकते हो, तो यहाँ पर यू हमारा सब्जेक्ट है। कैन और गो हमारा वर्ब है, ठीक है, तुम अब जा सकते हो, तो यू हमारा सब्जेक्ट है, कैन और गो हमारा वर्ब है। और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? ऑब्जेक्ट कैसे पता किया जाता है? तो ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट और वर्ब को साथ में पढ़कर एक क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट, ठीक है। ऑब्जेक्ट पता करने का सबसे सिंपल ट्रिक है ये कि जब हम ऑब्जेक्ट पता करने जाते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब को साथ में पढ़कर व्हाट पूछते हैं, व्हाट। जैसे यू कैन गो, तुम जा सकते हो, व्हाट, क्या जा सकते हो, कुछ पता चल रहा है क्या जा सकते हो? नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन पूछते हैं, whom, जब हमें व्हाट का आंसर नहीं मिलता है तो हम whom पूछते हैं। यू कैन गो, तुम जा सकते हो, किसे, ठीक है, किसे जा सकते हो, ये सब कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, तो ना तो हमें व्हाट का आंसर मिला ना हमें whom का आंसर मिला। इट मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर हम बाहर वाला सेंटेंस देखते हैं, बाहर वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करने का कोशिश करते हैं, तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है, तो हम सब्जेक्ट और वर्ब को पहले साथ में पढ़ते हैं। ही सेड, उसने कहा, और पूछते हैं व्हाट, क्या कहा। तो क्या कहा वो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में आगे वाले पार्ट में नहीं लिखा हुआ है, क्या कहा, वो तो अंदर में लिखा हुआ है ना, वो रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में व्हाट, क्या कहा, ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को साथ में पढ़ते हैं, ही सेड, उसने कहा, और क्वेश्चन पूछते हैं whom, किसे कहा, तो मी, मुझे कहा, तो मी हमारा आंसर आया। जब हम व्हाट पूछते हैं और आंसर मिल जाए तो वो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर व्हाट का आंसर ना मिले तो हम पूछेंगे whom, किसे कहा या किसके साथ वो काम किया गया, तो यहाँ पर मी मिला। मी मतलब मुझे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का ऑब्जेक्ट है मुझे। और सेकंड पार्ट में आप तो बोल सकते हो ना कि मैम नाउ भी तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ध्यान से समझिए। नाउ मीन्स अब, ठीक है, अब समय बता रहा है, अब जो है वो टाइम बता रहा है। क्या टाइम बता रहा है? तो तुम अब जा सकते हो, अभी के टाइम में तुम जा सकते हो। ये अब जो वर्ड है वो टाइम बताता है, और टाइम बताने वाला वर्ड कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। टाइम बताने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। जैसे अगर हम बोल रहे हैं आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो आई सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वो खेलने का काम कर रहा है। वर्ब हो जाएगा प्ले वर्ब है, और ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पता करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब को साथ में पढ़ते हैं। आई प्ले व्हाट, मैं क्या खेल रहा हूँ, तो आई प्ले फुटबॉल, तो व्हाट का आंसर हमें मिला फुटबॉल, तो ये फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह से ऑब्जेक्ट पता किया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, माई फादर सेड टू माई फ्रेंड, मेरे फादर ने मेरे फ्रेंड से कहा, क्या कहा, यू लुक टायर्ड, तुम टायर्ड दिख रहे हो, तुम थके हुए दिखते हो, ठीक है, तुम थके दिख रहे हो। तो कह रहा है, अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो सेकंड पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है यू लुक टायर्ड, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब इसमें पहचानने की कोशिश करते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो माई फादर सेड टू माई फ्रेंड, मेरे पिता ने कहा मेरे फ्रेंड से, कहने का काम कौन कर रहा है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, तो काम हमारे फादर कर रहे हैं, तो माई फादर सब्जेक्ट है, और काम क्या कर रहे हैं, तो कहने का काम कर रहे हैं। कहना एक वर्ब है, ठीक है, एक काम है, तो सेड हमारा वर्ब हो गया। और
कह किसको रहे हैं? ऑब्जेक्ट क्या है? तो हमने पहले ही बताया था, ऑब्जेक्ट पता करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब को साथ में पढ़कर पहले व्हाट पूछते हैं। माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा। व्हाट, क्या कहा? तो क्या कहा वो तो फर्स्ट पार्ट में नहीं लिखा हुआ है, वो तो सेकंड पार्ट में जो कि अंदर है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो वह अंदर वाले पार्ट को हम ऑब्जेक्ट नहीं मान लेंगे, ठीक है। तो व्हाट का आंसर हमें अभी क्लियर नहीं मिला है। तो सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं whom। माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा। whom, किसे कहा? तो मेरे फ्रेंड को, माई फ्रेंड को कहा है। तो whom का आंसर आया माई फ्रेंड। तो माई फ्रेंड हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पता चला कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है माई फादर, सेड है वर्ब और माई फ्रेंड है ऑब्जेक्ट। फर्स्ट पार्ट का काम कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड पार्ट में इंटर करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है। लिखा हुआ है यू लुक टायर्ड, तुम थके दिख रहे हो या तुम थके दिखते हो। तो किसके बारे में बात किया जा रहा है? देखिए, सब्जेक्ट या तो किसी के बारे में बात किया जाएगा तो वो सब्जेक्ट है, या फिर जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। तो यू, तुम थके दिख रहे हो, तुम्हारे बारे में बात हो रहा है, तो यू हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का। उसके बाद वर्ब, तो लुक मीन्स होता है दिखना। दिखना क्या है? तो दिखना एक काम है। जिस वर्ड के लास्ट में ना लगा हो वो हमारा काम है, इट मीन्स वो हमारा वर्ब है। तो लुक जो है वो हमारा वर्ब है। और टायर्ड, टायर्ड मतलब थका होना, थका होना भी हमारा वर्ब है, ये भी एक काम है। थकना भी एक काम है ना, थकना में भी लास्ट में ना आ रहा है। वैसा शब्द जिसके लास्ट में ना आता है वो हमारा वर्ब होता है। तो लुक भी वर्ब है और टायर्ड भी वर्ब है। तो यहाँ पर कह रहा है यू लुक, तुम दिखते हो, ठीक है। तो क्या दिखते हो? तो टायर्ड दिखते हो, ठीक है। टायर्ड, तो टायर्ड थका हुआ, टायर्ड मीन्स होता है थका हुआ, थका हुआ दिखते हो। तुम्हारे बारे में बात किया जा रहा है, जिसके बारे में बात किया जाता है या कोई काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है तुम्हारे बारे में, तुम, तो यू हमारा सब्जेक्ट है। लुक, लुक मीन्स होता है दिखना, ठीक है। लुक मीन्स होता है दिखना, दिखना हमारा वर्ब है, ठीक है। दिखना हमारा वर्ब है, तो ये वर्ब हो गया। और टायर्ड, तो टायर्ड हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। टायर्ड मीन्स है थका हुआ। दिख कैसा रहा है? तो थका हुआ दिख रहा है। ये जो टायर्ड है वो दिखने के बारे में बता रहा है, इट मीन्स वर्ब के बारे में बता रहा है। और वैसा वर्ड जो वर्ब के बारे में बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं, और एडवर्ब कभी भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये जो एडवर्ब है ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स इस सेंटेंस में यू हमारा नाउन है, इट मीन्स यू हमारा सब्जेक्ट है, लुक हमारा वर्ब है और टायर्ड हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडवर्ब है। उसके बाद आगे अगर देखें, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है पहले डायरेक्ट स्पीच का, माई फादर सेड टू माई फ्रेंड यू लुक टायर्ड। मेरे फादर ने मेरे फ्रेंड से कहा कि तुम टायर्ड दिखते हो, तुम थके दिखते हो, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये कैसे पहचानेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच का ही है? तो वैसा सेंटेंस जिसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा हो वो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, और वैसा सेंटेंस जिसमें इन्वर्टेड कॉमा ना हो वो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो ऊपर लिखा है माई फादर सेड टू माई फ्रेंड यू लुक टायर्ड, तो इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाएं तो हमेशा याद रखिएगा जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है पहले उसका काम किया जाता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है पहले उसका काम करते हैं। माई फादर डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में भी माई फादर है, इट मीन्स डायरेक्ट स्पीच में जो सब्जेक्ट है इनडायरेक्ट स्पीच में वही सब्जेक्ट लिखा गया है। फिर सेड टू, तो सेड टू डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको टोल्ड में चेंज कर दिया गया है। और फिर बाद में माई फ्रेंड जो है ऑब्जेक्ट, माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट डायरेक्ट स्पीच में भी और इनडायरेक्ट स्पीच में। इसमें हमें ये पता चला कि डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है पहले उसका काम किया जाता है और उसमें सब्जेक्ट को एज इट इज़ लिख दिया जाता है और ऑब्जेक्ट को भी वैसे ही लिख दिया जाता है, लेकिन जो सेड वाला वर्ड होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। यहाँ तक हमें यही समझ आया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें इन्वर्टेड कॉमा मिलता है। ये इन्वर्टेड कॉमा एक लॉक की तरह काम करता है। इस लॉक में नेक्स्ट सेंटेंस लॉक्ड है, तो लॉक का तो चाबी होता है ना, तो लॉक का चाबी है डैट।
हम आगे डैट लगाएंगे तो इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, ठीक है। इट मीन्स इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट का यूज़ किया जाता है। तो डैट लग गया, इन्वर्टेड कॉमा हट गया। अब जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा हटा हम आगे बढ़े, और हम आगे बढ़ें तो हमें सेकेंड पार्ट का रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट दिखा, और वो सब्जेक्ट है यू, ठीक है। तो यू के जगह पर ही आ गया है। अच्छा, यू के जगह पर ही आ गया है, मतलब यू भी चेंज हो गया है। उसके बाद लुक, तो लुक के जगह पर भी लुक्ड आ गया है, मतलब वर्ब भी चेंज हुआ है। और टायर्ड, टायर्ड जो एडवर्ब है वो चेंज नहीं हुआ। तो इससे हमें ये पता चला कि रिपोर्टेड स्पीच में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। और वो क्या चेंजेस हैं? तो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट को चेंज कर दिया गया, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को चेंज कर दिया गया, मतलब अंदर भी कुछ चेंजेस हुए हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि बाकी सेंटेंसेस में भी ऐसा होता है कि सिर्फ इसी में हुआ। तो नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा हुआ है। यू सेड टू हर, तुमने उससे कहा। क्या कहा? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, तुमने उससे कहा कि मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें फर्स्ट पार्ट का पहले काम किया जाता है जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। उसमें देखते हैं तो यू डायरेक्ट स्पीच में है और इनडायरेक्ट में भी यू है, मतलब सब्जेक्ट को चेंज नहीं किया गया। फिर सेड टू है, तो सेड टू को चेंज करके टोल्ड कर दिया गया है। फिर हर है, तो हर ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया गया है। इट मीन्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में, लेकिन वर्ब को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डैट का यूज़ हुआ, तो इन्वर्टेड कॉमा हट गया। उसके बाद आगे बढ़े तो हमारे पास सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसमें वर्ड है आई, ठीक है, आई एक वर्ड है। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, तो आई के जगह पर शी यूज़ कर दिया गया। इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया गया। उसके बाद एम, तो एम जो वर्ब है उसको भी चेंज कर दिया गया वॉज में, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट चेंज हो गया और हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स वर्ब चेंज हो गया। उसके बाद प्रिपेयरिंग जब हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया जाता है तो उसके बाद जो मेन वर्ब आता है ना वो चेंज नहीं किया जाता है। तो प्रिपेयरिंग को एज इट इज़ वैसे ही उतार दिया गया। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्स है, फॉर एग्ज़ाम्स आई एम प्रिपेयरिंग, मैं तैयारी कर रही हूँ। तो किस चीज़ की? फॉर व्हाट? तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, तो एग्ज़ाम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ, मतलब इसमें हम देखें दोनों सेंटेंसेस में, ऊपर वाले में जो हम लोग नेक्स्ट देखे थे वो वाला सेंटेंसेस में, और अभी जो सेंटेंस देखे उसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन सेड टू जो वर्ब था वो चेंज हो गया। और जब हम इंटर करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो उसमें हम लोगों ने देखा कि प्रोनाउन क्या? तो यू, नेक्स्ट एग्जाम्पल में यू था प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के जगह पर था, और अभी आई प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के जगह पर है, मतलब प्रोनाउन में भी चेंजेस हो जाते हैं। और फिर तो हेल्पिंग वर्ब में भी चेंजेस होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है और मेन वर्ब दिया हुआ है तो मेन वर्ब में चेंज करेंगे, लेकिन अगर मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब में चेंज करते हैं, और जब हेल्पिंग वर्ब में चेंज कर दिया जाता है तो मेन वर्ब में चेंजेस नहीं किया जाता है। तो एम में चेंज हो गया, एम को चेंज किए वॉज में, और प्रिपेयरिंग मेन वर्ब था तो जब हेल्पिंग वर्ब हम एम को चेंज कर ही दिए हैं तो मेन वर्ब को हम चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। यहाँ तक हमें यही समझ आया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इससे हम लोगों को ये तो समझ आया कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं चेंज करने वाले। तो ज़रा देख लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जिसमें हम लोग चेंजेस करते हैं। तो रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले है प्रोनाउन रिलेटेड रूल्स। प्रोनाउन, इट मीन्स प्रोनाउन में चेंजेस आते हैं। अभी हमने देखा था जब हम रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के बाद इंटर किए थे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट में प्रोनाउन मिला था, तो उसमें भी चेंजेस हुआ था, ठीक है। अगर आप लोग भूल गए हो या माइंड से स्लिप हो गया है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हो। उसमें प्रोनाउन में, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में चेंजेस हुआ था। तो ज़रा हम एक बार देख लेते हैं कि ये प्रोनाउन है क्या।
जब हम इस वर्ड को जानेंगे तभी ना हम उसमें चेंजेस कर सकेंगे। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन का एक टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, उसका यूज़ रिपोर्टेड स्पीच में बहुत होता है। प्रोनाउन में 3 पर्सन आते हैं, एक फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा थर्ड पर्सन। यही तीनों पर्सन में चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन तो आई और वी होते हैं फर्स्ट पर्सन। ये कैसे पहचानेंगे, कैसे याद रखेंगे? अब इतना रूल्स याद कैसे रखेंगे? क्या हम रटते रहेंगे, मेमोराइज करते रहेंगे? तो नहीं, हम लोग 1-2 बार बनाएंगे और 1-2 बार अच्छे से समझ लेंगे, खुद याद हो जाएगा। जैसे अगर सपोज़ कीजिए आप हो और आप एक टीम में हो और दूसरे टीम में आपका फ्रेंड है, ठीक है? तो आपसे पूछा गया कि आप लोग जीतोगे या वे लोग जीतेंगे, तो हमेशा हम जिस टीम में हैं उसी में बोलते हैं कि हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हर इंसान अपने आप को फर्स्ट लाना चाहता है, ठीक है? हर इंसान चाहता है, हर पर्सन चाहता है कि वो फर्स्ट आए। तो ये जो वी है, हम लोग जीतेंगे, हम लोग मीन्स वी, तो वी हमारा फर्स्ट होता है। और अगर आप अकेले खेल रहे हो और आपके सामने आपका एक फ्रेंड खेल रहा है और आपसे पूछा गया कि आप जीतोगे या फिर वह जीतेगा, तो बोलोगे मैं जीतूंगा। तो हमेशा जब भी फर्स्ट हो तो फर्स्ट हमेशा आई होता है और फर्स्ट हमेशा वी होता है। तो फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई और वी को रखा जाता है। उसके बाद सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन हमेशा यू होता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी और सेकंड पर्सन यू। और जो थर्ड पर्सन बच गया जो प्रोनाउन, वो थर्ड पर्सन में चला आता है। कौन कौन बच गया? तो ही बचा, शी बचा, इट बचा और दे बचा। और एक और नेम, अगर किसी पर्सन का नेम दिया हुआ है ना, नाम दिया हुआ है, तो उसको भी हम थर्ड पर्सन में रखते हैं। मतलब अगर हम प्रोनाउन को देखें तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन में आते हैं यू और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, शी, इट, दे और किसी के नेम। अब देखिए, अगर हमें आई, वी, यू, ही, शी, इट दिखते हैं कहाँ? रिपोर्टेड स्पीच में, तब वो उसमें चेंज कैसे किया जाता है? अगर हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंटर करते हैं और पहले हमें आई दिख जाए तो उसमें चेंजेस कैसे करेंगे? तो आई और वी में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट तो दो है, एक रिपोर्टिंग वर्ब, बाहर वाले का में भी तो सब्जेक्ट है और एक अंदर रिपोर्टेड स्पीच में भी तो सब्जेक्ट है। तो कौन सा सब्जेक्ट? तो बाहर वाला जो है क्वेश्चन, बाहर वाला जो लाइन है, बाहर वाला जो स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ठीक है? अब उसके बाद यू रहा, तो यू मतलब सेकंड पर्सन। अगर सेकंड पर्सन रहा तो कैसे चेंज करेंगे? तो सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब कौन सा ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो भी चेंज करते हैं वो बाहर वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले के अकॉर्डिंग। उसके बाद है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन है ही, शी, इट, दे और नेम। अगर इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट अंदर ही रहे, शी रहे, इट रहे, देम रहे, देम नहीं, दे रहे या फिर किसी का नाम रहे, तो वो हम चेंज नहीं करते हैं। नो चेंज, उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो रूल देखा उसमें हम लोगों ने देखा कि ये जो प्रोनाउन है उससे रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं उसमें हम लोग प्रोनाउन को पहले ये देखेंगे कि ये कौन से पर्सन के हैं, ठीक है? अगर प्रोनाउन दिया हुआ है तो वो कौन से पर्सन के हैं। अगर फर्स्ट पर्सन के हैं तो फिर ये सोचेंगे कि फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फिर अगर सेकंड पर्सन के हैं तो किसके अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं, और थर्ड पर्सन के हैं तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। आई नो आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये रूल्स है ना, रूल्स को थोड़ा सा टाइम लगता है याद करने में। और याद कैसे? मेमोराइज करके याद नहीं करना है, प्रैक्टिस करके याद करना है। हम जब एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में है प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन चार्ट इट मीन्स प्रोनाउन को, जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन तीनों पर्सन को 2 पार्ट में बांट दिया गया, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे को डाल दिया गया। और इसके ऑब्जेक्टिव, तो आई के ऑब्जेक्टिव होते हैं मी, वी के ऑब्जेक्टिव अस, यू के ऑब्जेक्टिव होते हैं यू, ही के ऑब्जेक्टिव होते हैं हिम, शी के ऑब्जेक्टिव होते हैं हर, इट के ऑब्जेक्टिव इट ही रह जाते हैं
और दे के ऑब्जेक्टिव होते हैं देम। उसी तरह कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आते हैं जो आई से बने होते हैं, वी से बने होते हैं और इसी तरह प्रोनाउन से बने होते हैं। जैसे आई से है माई, वी से बना है आवर, यू से बना है योर, ही से बना है हिज, शी से बना है हर, इट से बना है इट और दे से बना है दियर। उसी तरह कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आते हैं जैसे आई से बना है माई सेल्फ, बी से आवर सेल्फ्स, यू से योर सेल्फ और कभी कभी योर सेल्फ्स भी होते हैं, ही से हिम सेल्फ, शी से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ और दे से देम सेल्फ्स। ये कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें सेल्फ लगे हैं और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें सेल्फ्स लगे हैं। तो जो वर्ड सिंगुलर होते हैं, जो सिंगुलर प्रोनाउन है, जो एक के लिए आते हैं तो उनके साथ सेल्फ लगा है, लेकिन जो प्लूरल प्रोनाउन होते हैं जो एक से ज़्यादा के लिए आते हैं उनके साथ सेल्फ्स लगा है। ओके, उसके बाद है कुछ पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन भी आई से बना है माइन, वी से बना है आवर्स, यू से बना है योर्स, ही से बना है हिज, शी से बना है हर्स, इट से बना है इट्स, दे से बना है देयर्स। तो ये जो प्रोनाउन चार्ट है ये आगे जाकर जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करोगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सेंटेंसेस में भी कुछ चेंजेस होते हैं। अगर बोला जाए तो सेंटेंसेस में चेंज नहीं बल्कि रिपोर्टेड स्पीच को अलग अलग सेंटेंसेस में बनाया जाता है। ठीक है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच है तो उसे अलग अलग सेंटेंसेस में बनाया जाता है। तो ये सेंटेंसेस क्या हैं पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, तब ना हम उसे बनाएंगे। जब हम उस चीज़ को समझेंगे तब हम उस चीज़ को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को समझेंगे। सेंटेंस को ग्रुप ऑफ वर्ड कहा जाता है। जब बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ अरेंज किया जाता है एक प्रॉपर वे में तो वो सेंटेंस बनते हैं। तो सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। व्हाट? तो फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और फोर्थ है इम्पेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इसे असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसे एक एक करके हम अब देखेंगे। कह रहा है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहा जाता है जिन्हें पढ़कर ऐसा फील हो कि वो हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, वो हमें कुछ बता रहे हैं, वो अपनी बात को हमें बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। तो इसमें ये पता चल रहा है कि ये हमें बता रहा है बस कि ये एक लड़का है। तो वैसा सेंटेंस पढ़कर पता चले, वैसा सेंटेंस जिसे पढ़कर ये पता चले कि वो हमें कुछ बताना चाह रहा है, ठीक है, तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं। उसके बाद है डॉग इज़ बार्किंग एट मी, डॉग मेरे पर भौंक रहा है। ठीक है, डॉग इज़ बार्किंग एट मी, डॉग मेरे पर भौंक रहा है। तो ये जो डॉग है ना ये उसके ऊपर भौंक रहा है, वो हमें बस ये बता रहा है। तो ये हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस में रखेंगे। ये इन सारे सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस में रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है बर्ड्स आर नॉट सिंगिंग स्वीट सॉन्ग। ये हमें बस बता रहा है कि जो पंछियाँ हैं, जो पक्षियाँ हैं, वो मीठा गाना नहीं गा रही हैं। तो ये सब बस वैसे सेंटेंस जो हमें कुछ बस बता रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट है जो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव के नाम से ही पता चलता है कि कुछ पूछ रहा है, ठीक है, कुछ इंटेरोगेशन कर रहा है। जैसे पुलिस अगर जांच पड़ताल करती है तो उसे बोलते हैं इंटेरोगेशन करना। इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वैसे सेंटेंसेस को इंक्लूड किया जाता है, वैसे सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में रखा जाता है जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसका सबसे इजी वे है इसे पहचानने का, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, ठीक है। जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क है इट मीन्स वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है।
तो लिखा है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? तो ये हमसे तो पूछ रहे हैं ना कि क्या तुम भूखे हो। जो सेंटेंस पढ़कर ये फील हो कि ये हमसे कुछ पूछ रहे हैं तो वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर ये फिर हमसे कुछ क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं। और क्या क्वेश्चन आस्क कर रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तो ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद एक और सेंटेंस देख लेते हैं, हैज़ ही नॉट टेकन वैक्सीनेशन, क्या उसने वैक्सीनेशन नहीं लिया है? तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन आस्क है, ठीक है, ये एक तरह का क्वेश्चन ही आस्क कर रहा है, तो ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब कहेंगे कि मैम इसका क्या ज़रूरत है, हम इसे क्यों देख रहे हैं? तो हर एक सेंटेंसेस के, हर एक अलग अलग सेंटेंसेस के भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करने आते हैं। जैसे ये भी दे सकता है डायरेक्ट सेंटेंस में कि राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा, राम सेड टू श्याम, वाई आर यू सैड, तुम सैड क्यों हो? और कह देगा कि इस डायरेक्ट स्पीच को आप इनडायरेक्ट में बनाइए। तो यहाँ पर वाई आर यू सैड तो हमारा क्वेश्चन है ना, तो हमें इसे भी इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए। तो हम इसीलिए इन सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? तो वैसे सेंटेंसेस जिन्हें पढ़कर ऐसा महसूस हो कि वो अपने अंदर के फीलिंग्स इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। फीलिंग्स और इमोशन को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं? जैसे लिखा हुआ है, उप्स आई ड्रॉप्ड इट, ठीक है। उप्स मतलब मैंने इसे गिरा दिया। और जब हमारे से कोई गलती हो जाती है, जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारे मुंह से अचानक ओ शिट, उप्स, इस टाइप के वर्ड्स निकलते हैं और ये हमारे फीलिंग्स को, हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो इन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। उसके बाद है हाउ क्रूएल द किंग इज़, ये जो किंग है ये कितना क्रूएल है, ठीक है। तो ये जो किसी किंग को देखकर हमारे मन से, हमारे माइंड से एक बात निकली, कौन सी बात? तो ये कितना दुष्ट है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखा जाता है। उसके बाद है व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ड्रेस कितनी सुंदर है, ठीक है। जब हमारे सामने कोई बहुत सुंदर चीज़ आती है तो हम उसे देखकर बोलते हैं ना ये चीज़ कितना सुंदर है, या फिर हमारे मुंह से, हमारे माउथ से वाव निकलता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे इनर फीलिंग को दिखाती है, इनर फीलिंग को एक्सप्रेस करती है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानने का सबसे सिंपल ट्रिक है कि इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आप यूँ पहचान जाओगे, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। कभी कभी इसके स्टार्टिंग में भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। जैसे अगर हम कोई इंटरजेक्शन वाला वर्ड बोलते हैं, इंटरजेक्शन मीन्स जो हमारे मूड को दिखाता है कि हमारा मूड कैसा है। जैसे हम बोले वाओ, ओह, आह, अलास, ये सब जो वर्ड है अगर हम बोलते हैं और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है तो वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जो हमारे मूड शोइंग वर्ड है अगर हम उनका यूज़ करते हैं, जैसे वाव, तो इसके लास्ट में, मतलब वाव वर्ड के जस्ट बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है उप्स, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ हुआ है, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस होता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? तो वैसे सेंटेंस जिनको पढ़कर ये पता चले कि ये कुछ ऑर्डर कर रहे हैं मुझे, या कोई कमांड दे रहे हैं, या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई एडवाइस या सजेशन दे रहे हैं, इट मीन्स कोई सलाह दे रहे हैं, तो वो भी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कह रहा है शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो दरवाज़ा बंद करो ये हमें ऑर्डर दे रहा है। इस सेंटेंस को पढ़कर ये पता चल रहा है कि ये हमें ऑर्डर दे रहा है, तो ये ऑर्डर जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है गिव मी योर बुक प्लीज़, कृपया कर मुझे अपना बुक दीजिए, तो ये
बुक को मांग रहा है, ठीक है। तो ये जो बुक को मांग रहा है ये रिक्वेस्ट कर रहा है, और रिक्वेस्ट भी इम्पेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं। उसके बाद है मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, तो ये कमांड कर रहा है। मूव फॉरवर्ड, गो बैकवर्ड, अबाउट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, ये सब जो वर्ड है ना ये कमांड दिखाते हैं, ठीक है। जब हम लोग पीटी करते हैं असेंबलीज में तो वहाँ पर कमांडिंग होते हैं ना, तो ये कमांड वाले सेंटेंसेस भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। आप लोग सोचोगे मैम इन सेंटेंसेस को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो इन सेंटेंसेस को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अलग अलग तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने आता है, ठीक है। इन सेंटेंसेस के भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनते हैं। जैसे दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा सपोज एग्जाम्पल में कि मोहन सेड टू मी शट द डोर, मोहन ने मुझसे कहा दरवाज़ा बंद करो, तो यहाँ पे ऑर्डर दिया ना वो, तो हम इन सेंटेंसेस को भी इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो इन्हें चेंज करने के पहले इनके बारे में जानना भी तो ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को इन सेंटेंसेस को एक एक करके बता रही थी कि कौन से सेंटेंस कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्टेटमेंट वाले सेंटेंस, इट मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच कैसे बनते हैं, इट मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनते हैं, इसमें क्या क्या रूल्स हैं। तो वर्ब कौन सा, तो रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को भी चेंज किया जाता है। जैसे हम लोगों ने पीछे एग्जाम्पल्स में देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट वैसे ही उतर गया था, ऑब्जेक्ट भी वैसे ही उतर गया था, लेकिन चेंजेस किस में आए थे, तो चेंजेस आ गए थे सेड टू में। तो ये सेड टू वर्ब था ना, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब्स में चेंजेस होते हैं। अब ज़रा देख लेते हैं कि कैसे चेंजेस होते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में से लिखा है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसे चेंज नहीं करते, उसमें भी वो से ही उतर जाता है। उसके बाद है डायरेक्ट स्पीच में अगर सेज लिखा है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेज ही लिखते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में सेड लिखा है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में भी सेड ही लिखते हैं। लेकिन चेंजेस कहाँ पर करते हैं, तो अगर से के साथ टू आ जाए, सेज के साथ टू आ जाए और सेड के साथ टू आ जाए, तब इनडायरेक्ट स्पीच में उन्हें चेंज कर देंगे। अगर सेड टू है तो उसे टेल कर देंगे, सेज टू है तो उसे टेल्स कर देंगे, और अगर सेड टू है तो उसे टोल्ड कर देंगे। तो इस तरह रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को चेंज किया जाता है। उसके बाद है टेंसेस। तो देखिए टेंसेस में भी चेंज आते हैं। अब टेंसेस कौन से, तो टेंसेस रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस जो अंदर इन्वर्टेड कॉमा में है ना, उनके टेंसेस को बदला जाता है, ठीक है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में देखा था हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया गया था, इट मीन्स उसके टेंस को बदल दिया गया। हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना इट मीन्स टेंसेस को चेंज करना। तो ज़रा देख लेते हैं कि किस तरह टेंसेस चेंज होते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में इज़, एम या आर लिखा है तो उसे इनडायरेक्ट में वॉज या वर से चेंज कर देते हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में वॉज या वर लिखा है तो उसे हैड बिन में चेंज कर देते हैं। अगर डू या डज लिखा है तो उसे डिड में चेंज कर देते हैं। अगर V1 या V5 लिखा है तो उसे V2 में चेंज कर देते हैं। अब ये V1 क्या है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे वर्ब है प्ले, ठीक है, तो प्ले V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और प्ले का V2 हो जाएगा प्लेड, प्ले का V3 भी प्लेड होता है, प्ले का V4 होता है प्लेइंग, और प्ले का V5 होता है प्लेज। उसी तरह अगर हम दूसरे वर्ड को देखें जैसे गो, तो गो हमारा V1 है, गो का V2 होता है वेंट, गो का V3 होता है गॉन, गो का V4 होता है गोइंग, और गो का V5 होता है गोज। तो V1 मतलब सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, V2 मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, और V5 मतलब वर्ब का लास्ट फॉर्म जिसमें S या ES लग जाता है। तो अगर सेंटेंस में V1 लिखा है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो हम उसे V2 में चेंज कर देते हैं। अगर V5 लिखा है तो हम उसे भी V2 में चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर V2 लिखा रहेगा तो, जैसे V1 और V5 को तो V2 में चेंज कर दिए, लेकिन अगर V2 ही रहेगा तो उसे भी चेंज करते हैं, उसे हम हैड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हैज़ या हैव। हैज़ या हैव लिखा रहेगा डायरेक्ट स्पीच में तो उसे इनडायरेक्ट में हम हैड में चेंज कर देंगे। और अगर शैल या विल रहेगा तो हम उसे शुड या वुड में चेंज कर देंगे। कैन या मे रहेगा तो उसे कुड या माइट में चेंज कर देंगे। तो डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ड्स
जो वर्ड्स मीन्स जो टेंस हैं उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये चेंजेस तब करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज है तब हम लोग टेंसेस को चेंज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि टेंसेस को तब हम पास्ट में बनाते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा रहता है। रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब के जगह पर सेड लिखा रहेगा तब हम इसके टेंसेस को चेंज करेंगे, और अगर से या सेज रहेगा तब हम टेंसेस को चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद ज़रा सा आगे देखते हैं और कौन कौन से चेंजेस हैं। तो आगे एडवर्ब से भी रिलेटेड चेंजेस हैं। ये एडवर्ब क्या है? तो एडवर्ब वैसा वर्ड है जो टेंस ना होकर वर्ब के बारे में बताता है, ठीक है। ये एडवर्ब दो तरह के होते हैं, जैसे टाइम और प्लेस, ठीक है। दो तरह के रिपोर्टेड स्पीच में हम लोगों को एडवर्ब में चेंजेस करना है। कौन कौन से चेंजेस? एक एडवर्ब ऑफ टाइम और एक एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे अगर दो व्यक्ति है, अगर वो डायरेक्ट स्पीच में बात कर रहा है कि अभी मैंने बदमाशी की है, अभी मैंने बदमाशी की है। एक लड़का ए है और एक लड़का बी है। ए बी से कहता है कि अभी मैंने बदमाशी की है, और बी घर में जाकर अपनी मम्मी को बताता है कि उसने तब बदमाशी की थी, ठीक है। वो दोनों लड़के जब एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो बोला है अभी मैंने बदमाशी की है, लेकिन जब वो अपनी मम्मी को बताता है बी तो वो बोलता है मम्मी ए ने तब बदमाशी की थी, ठीक है, तब बदमाशी की थी। तो इस तरह से वर्ड्स भी चेंज होते हैं, अब को तब में चेंज कर दिया गया। तो ये जो चेंजेस हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम में भी चेंजेस किया जाता है। जैसे दिस को हम लोग डैट में चेंज कर देते हैं, दीज को हम दोज में चेंज कर देते हैं, हेयर को हम देयर में चेंजेस कर देते हैं, हेंस को देंस में चेंज कर देते हैं, नाउ को देन में चेंज कर देते हैं, और टुडे को डैट डे में चेंज कर देते हैं। इतना ही चेंजेस नहीं है, अभी और है, ठीक है। और कौन से चेंजेस हैं? तो टुनाइट अगर डायरेक्ट स्पीच में रहेगा तो डैट नाइट कर देंगे, टुमारो रहेगा तो द नेक्स्ट डे कर देंगे, यस्टरडे रहेगा तो द प्रीवियस डे कर देंगे, द नेक्स्ट रहेगा तो द फॉलोइंग कर देंगे, और एगो रहेगा तो बिफोर कर देंगे। ये कुछ एडवर्ब रिलेटेड चेंजेस थे। अब हमने रूल्स तो बहुत सारा पढ़ लिया, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करेंगे तभी तो अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उन्हें हम रूल्स को एक एक करके देखेंगे और एक एक करके हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू हैव हेल्प्ड मी टुडे, तुमने आज मेरी मदद की है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब भी डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को देखते हैं तो पहले इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले का काम करते हैं, और मैंने बताया था कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को वैसे ही रखा जाता है, लेकिन सेड को चेंज कर दिया जाता है, इट मीन्स वर्ब को चेंज कर दिया जाता है। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट है ही, तो ही में मतलब सब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है बाहर के सब्जेक्ट में, तो ही को वैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में लिख देंगे। उसके बाद है सेड, मैंने रूल्स बताया था, याद करो। वर्ब में मैंने रूल्स बताया था, जब सेड टू रहता है तो उसमें चेंज किया जाता है, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये सेड टू है, इसे हम टोल्ड में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद है ऑब्जेक्ट मी, तो रिपोर्टिंग वर्ब के इट मीन्स बाहर वाले के ऑब्जेक्ट को भी चेंज नहीं किया जाता है, तो मी वैसे ही लिखा जाएगा। इट मीन्स ही जो सब्जेक्ट है उसको वैसे ही रहने देंगे और ऑब्जेक्ट को भी वैसे ही रहने देंगे, मी को। लेकिन बीच में जो सेड टू है उसका रूल्स हम देखेंगे, तो सेड टू को चेंज कर दिया जाता है टोल्ड में, तो टोल्ड में कर दिए। उसके बाद आगे बढ़े तो इन्वर्टेड कॉमा है, और इन्वर्टेड कॉमा एक तरह का लॉक है जिसका चाबी है डैट, तो हम डैट लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमा ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इंटर करते हैं तो हमें एक वर्ड दिखता है जो सब्जेक्ट है, हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सब्जेक्ट दिखा है जो है यू, और यू प्रोनाउन है, मतलब प्रोनाउन रिलेटेड भी तो चेंजेस हम लोगों ने देखा था। तो यू जो है, यू कौन सा पर्सन है? तो यू हमारा सेकंड पर्सन है, और यू कौन से वर्ड के अकॉर्डिंग चेंज होता है? तो यू सब्जेक्ट के नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। और ऑब्जेक्ट कौन सा? तो ऑब्जेक्ट बाहर वाला। बाहर कौन सा ऑब्जेक्ट लिखा है? तो बाहर लिखा है ऑब्जेक्ट मी।
अब यहाँ ध्यान से समझिए, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। यू सब्जेक्ट के जगह पर है लेकिन मी ऑब्जेक्ट के जगह पर है। सब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट वाला ही वर्ड यूज़ होता है, लेकिन हमें तो देखना है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट में तो है मी और मी ऑब्जेक्ट वाला वर्ड है। जो भी प्रोनाउन होता है उसे भी दो पार्ट में बांटा गया है। ये आई, वी, यू, ही, शी, इट जो है ना, उन्हें भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक है सब्जेक्टिव प्रोनाउन और एक है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन है? तो आई, वी, ही, शी, इट, दे, ये सब जो वर्ड है ना, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और इसके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन होते हैं? तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रह जाता है और दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। तो कह रहा है यू है हमारा सब्जेक्ट के जगह पर, लेकिन ये देखेगा ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट है मी, लेकिन हम मी वाले जो वर्ड को, ये तो मी ऑब्जेक्ट वाला वर्ड है ना, और इसे हम सब्जेक्ट के जगह पर लिख नहीं सकते हैं। यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन मी नहीं लिखाएगा वहाँ पर सब्जेक्ट वाला वर्ड ही लिखाएगा। तो मी का सब्जेक्ट वाला वर्ड होता है आई से ही तो बना है मी, तो मी का सब्जेक्ट है आई, तो यू के जगह पर हम आई को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है हैव, तो हैव को भी हम चेंज करते हैं। मैंने बोला था अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा है तो हम अंदर के वर्ब को, अंदर इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज करेंगे। तो बाहर सेड लिखा है तो हम अंदर जो हैव लिखा है उसे चेंज करके हैड कर देंगे, हैड हो गया। उसके बाद है हेल्प्ड, तो हेल्प्ड जब हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देते हैं तो हम मेन वर्ब के साथ कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, तो हेल्प्ड को एज इट इज़ लिख देंगे, हेल्प्ड हो गया। उसके बाद है मी भी तो प्रोनाउन है। मी किसका पार्ट है? मी आई का ही पार्ट है, और आई प्रोनाउन है तो मी भी प्रोनाउन है। आई में अगर चेंजेस होता है तो मी में भी चेंजेस होगा। मी आई से बना है, तो जैसे आई फर्स्ट पर्सन होता है वैसे मी भी फर्स्ट पर्सन है। आई सब्जेक्ट को देखता है तो मी भी सब्जेक्ट को देखेगा। तो मी सब्जेक्ट को देखेगा, कौन सा सब्जेक्ट? तो बाहर वाला सब्जेक्ट। बाहर वाला सब्जेक्ट क्या है? तो बाहर वाला सब्जेक्ट है ही। अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो गया। मी जो है वो ऑब्जेक्ट वाला वर्ड है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, लेकिन जो ही है वो तो सब्जेक्ट वाले कॉलम का है ना। अब हम ही को तो वहाँ पर नहीं लिख सकते मी के जगह पर, तो ही का ऑब्जेक्ट वाला पार्ट लिखेंगे। ही का ऑब्जेक्ट वाला पार्ट होता है हिम, ठीक है। ही का ऑब्जेक्ट वाला पार्ट होता है हिम, तो यहाँ पर ही का ऑब्जेक्ट हम हिम लिखेंगे, मी के जगह पर हम हिम लिखेंगे, तो हिम हो गया। उसके बाद है टुडे, टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम है और इसमें भी हम लोग चेंजेस करेंगे। टुडे को हम चेंज करके दैट डे कर देंगे, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने ये देखा कि ही सेड टू मी में ही टोल्ड मी हो गया और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर डैट हो गया। फिर जब हम इंटर किए अंदर तो अंदर हमें यू मिला और यू प्रोनाउन है। प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस भी हमने किए, और कैसे किए? तो यू पहले ये आइडेंटिफाई किए कि ये यू कौन सा पर्सन है, तो यू हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बाहर का ऑब्जेक्ट, बाहर क्या ऑब्जेक्ट है? तो बाहर ऑब्जेक्ट है मी। अब मी जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और सब्जेक्ट के जगह पर कभी भी हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं लिखते हैं, तो हमें मी का सब्जेक्टिव फॉर्म लिखना था, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है, तो यू के जगह पर हम मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई लिखें। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। जब बाहर सेड रहता है तो अंदर हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, तो जो हैव है उसे हम चेंज करके हैड कर दिए। उसके बाद हेल्प्ड है, तो जब हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं तो मेन वर्ब चेंज नहीं होता है। हेल्प्ड मदद करना मेन वर्ब है, तो ये चेंज नहीं होगा। उसके बाद मी, तो मी भी तो प्रोनाउन है और प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस होते हैं। प्रोनाउन मी जो है वो आई से बना है, तो आई जिस तरह फर्स्ट पर्सन होता है उसी तरह मी भी फर्स्ट पर्सन होता है, और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। हमारा सब्जेक्ट ही था तो ही लेकिन सब्जेक्टिव फॉर्म है और यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमें लगाना है, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, तो हिम लगा दिए। और टुडे को हम लोग दैट डे में कन्वर्ट कर दिए।
तो इस तरह हम एक क्वेश्चन देखें, लेकिन एक क्वेश्चन से थोड़े समझ आता है सब कुछ, तो ठीक है हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यू सेड टू हर आई वॉज गोइंग टू मीट माई फ्रेंड। तुमने उससे कहा कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। तो इसमें भी पहले फर्स्ट पार्ट का काम करते हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। लिखेंगे यू, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है, ओके, बाहर वाले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है, तो यू को वैसे ही लिख देंगे। और सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में, तो यू टोल्ड हर, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है, तो इन्वर्टेड कॉमा का तो चाबी है हमारे पास दैट, तो यू टोल्ड हर दैट। अब जैसे ही हम अंदर इंटर किए तो हमें सब्जेक्ट में दिखा आई हमारा प्रोनाउन है, और आई कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और प्रोनाउन में कैसे चेंजेस होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। कौन सा सब्जेक्ट, तो बाहर वाले का सब्जेक्ट। बाहर कौन सा सब्जेक्ट है, तो यू है। यू हमारा सब्जेक्टिव लाइन वाला है, ठीक है, यू हमारा सब्जेक्ट होता है और आई भी हमारा सब्जेक्ट होता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। यू भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आता है और आई भी ऑब्जेक्ट के यू सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है और आई भी सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है, तो हम आई के जगह पर यू को लिख देंगे। उसके बाद है वॉज, तो जब बाहर सेड लिखा हो तो अंदर हम वर्ब को चेंज करते हैं, तो वॉज को हम किसके साथ रिप्लेस करते हैं, तो वॉज को हम हैड बीन से चेंज कर देते हैं, तो वॉज के जगह पर हैड बीन हो गया। और जब हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिए तो जो गोइंग मेन वर्ब है वो चेंज नहीं होगा, तो गोइंग को वैसे ही लिख दिए, गोइंग टू मीट। अब यहाँ है माई, तो माई आई से बना है, जिस तरह आई से मी बना है उसी तरह आई से माई बना है। तो जब प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस होते हैं तो माई भी जो है वो आई का ही पार्ट है ना, तो माई में भी चेंज होगा। माई में कैसे चेंज होगा, तो माई भी फर्स्ट पर्सन है और माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो माई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, तो बाहर वाला सब्जेक्ट है हमारा यू। अगर आई से माई बना है तो हम यू से योर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। माई फ्रेंड, तो यहाँ पर यू नहीं लिखेंगे, यू का पार्ट लिखेंगे, आई का पार्ट है माई, तो वैसे ही यू का पार्ट यहाँ पे होगा योर। आई का जो पार्ट है माई, तो उसी तरह जो यू का पार्ट है योर वो यहाँ पर लिखा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा योर फ्रेंड। यू टोल्ड हर दैट यू हैड बीन गोइंग टू मीट योर फ्रेंड। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के साथ भी नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, ठीक है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ कुछ ट्विस्ट ज़रूर है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन नेक्स्ट जैसा, इट मीन्स हर एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा मिलता जुलता नहीं है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज़ें हैं सीखने को, ठीक है। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छे से देखो। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जतिन सेज आई कैन राइट ब्यूटिफुल पोएम्स नाउ। इसमें क्या कन्फ्यूज़न है, तो इसमें ये कन्फ्यूज़न है कि रिपोर्टिंग वर्ब को देखो, रिपोर्टिंग वर्ब में तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा था, याद करो, मैंने कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट होते हैं, वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट होते भी हैं और कभी नहीं भी होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे जो सब्जेक्ट है जतिन, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जब हम काम करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन सब्जेक्ट में भी कोई चेंजेस नहीं होगा, तो जतिन को हम लोग वैसे ही इनडायरेक्ट स्पीच में लिख देंगे, जतिन लिख दिए। उसके बाद है सेज, तो याद करो मैंने वर्ब रिलेटेड चेंजेस बताया था, रूल्स बताया था कि वर्ब में अगर सेज रहेगा तभी हम चेंज करते हैं जब टू भी लगा रहे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेज है, तो सेज को हम लोग वैसे ही लिख देंगे सेज, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ना हो तो ये मानकर चलना कि ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है, और ऑब्जेक्ट कौन सा छिपा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा मी छिपा हुआ रहता है। जब भी ऑब्जेक्ट ना हो तो हमेशा वहाँ पर ऑब्जेक्ट के जगह पर माइंड में ये समझना कि मी लिखा है, लेकिन उसे लिखेंगे नहीं, बस माइंड में समझेंगे, क्योंकि वो भी तो नहीं लिखा है, वो भी छिपा के रखा है, तो हम भी छिपा के रखेंगे, तो सेज लिख दिए। अब जैसे ही आगे बढ़े तो हमें इन्वर्टेड कॉमा दिखा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर डैट लगाना है, तो डैट लगा दिए, इन्वर्टेड कॉमा खुल गया, और जैसे ही हम अंदर गए तो हमें सबसे पहले आई दिखा।
आई प्रोनाउन है और प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस होते हैं। तो जैसे ही हमें आई दिखा तो हम पहले ये सोचेंगे कि आई कौन सा पर्सन है, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में चेंजेस किसके अकॉर्डिंग होते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में चेंजेस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। कौन सा सब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब वाला सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट कौन है, तो जतिन है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, सब्जेक्ट तो जतिन है लेकिन हम उसे आई के जगह पर जतिन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि अंदर जो लिखाता है ना वो सब्जेक्ट के लिए, अगर नाम है सब्जेक्ट में तो उसके लिए हम प्रोनाउन अंदर लिखते हैं, नाम को नहीं लिखते हैं। जैसे जतिन नाम है तो जतिन नहीं लिखाएगा, जतिन के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। जतिन एक बॉय है और बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, तो बॉय के लिए प्रोनाउन आता है हैड, ठीक है, सॉरी, तो बॉय के लिए कौन सा प्रोनाउन आता है, तो बॉय के लिए प्रोनाउन आता है ही लिखेंगे आई के जगह पर, जतिन नाम नहीं लिखेंगे, उसके जगह पर उसके लिए यूज़ किया जाने वाला प्रोनाउन लिखेंगे और वो है ही लिख दिए। और उसके बाद है कैन, तो कैन को हम चेंज करेंगे कुड में या नहीं करेंगे, तो आगे सेड लिखा हुआ है, अगर आगे सेड रहेगा तब हम कुड में चेंज करेंगे, अगर आगे सेड नहीं है तो हम कोई भी चेंजेस टेंस में नहीं करेंगे। तो कैन को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आगे सेड नहीं लिखा है, आगे सेड के जगह सेज है, तो हम भी चेंज नहीं करेंगे टेंस में, तो कैन लिख दिए, ही कैन। और टेंस में चेंज नहीं होता है, इट मीन्स कोई भी वर्ब में चेंज नहीं होगा, तो राइट भी लिख दिए, राइट को भी वैसे ही लिख दिए। उसके बाद है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या है, तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में भी कोई चेंजेस नहीं होता है। आई कैन राइट ब्यूटीफुल पोयम, आई कैन राइट ब्यूटीफुल पोयम, इसको वैसे ही लिख देंगे। लेकिन नाउ हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है और एडवर्ब ऑफ टाइम में चेंजेस किए जाते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या चेंजेस किए जाते हैं, तो नाउ का मैंने रूल बताया था कि नाउ को हम चेंज कर देते हैं देन में, तो ये जो नाउ है उसे हम चेंज कर देंगे देन में। एक बार फिर से देख लेते हैं, मैम मुझे समझ नहीं आया, आप फिर से समझाओ, ठीक है, मैं फिर से समझाती हूँ। कह रहा है कि यहाँ पर दो पार्ट है, एक है जतिन सेज, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है जिसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। पहले इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का काम करते हैं, तो उसमें ये देखें हम लोग कि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने ये बताया कि ऑब्जेक्ट छिपा है। छिपा क्या है, तो मी छिपा है, तो हम भी छिपा के रखते हैं, हम भी नहीं लिखेंगे। और सब्जेक्ट जब हम इसे बनाते हैं तो सब्जेक्ट में चेंजेस नहीं होता है, तो ठीक है, जतिन को हम जतिन लिख देते हैं। सेज है तो सेज में भी मैंने रूल बताया था कि अगर सिर्फ सेज रहेगा तो उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। और जब हम आगे बढ़ते हैं तब हम लोगों को इन्वर्टेड कॉमा मिलता है, तो उसको हटाने का ट्रिक हमें पता है, डैट लगाकर हटाया जाता है। और जब हम और आगे बढ़ते हैं तब हमें प्रोनाउन दिखता है, और वो प्रोनाउन क्या है, तो वो आई है। अब आई तो प्रोनाउन है और प्रोनाउन में तो चेंजेस होते हैं, और आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेस होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये कहाँ का सब्जेक्ट, तो ये बाहर वाले का सब्जेक्ट। बाहर सब्जेक्ट में नाम है, और अभी मैंने बताया था नाम को हम नहीं लिखते हैं, उसके लिए हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। तो जतिन लड़का है, तो अगर लड़का है तो इसके लिए हम ही यूज़ करेंगे, लड़की रहती तो शी यूज़ करते, एनिमल रहता तो इट यूज़ करते, तो यहाँ पर हम ही यूज़ करेंगे। और उसके बाद आगे बढ़ें तो हमारे पास आया कैन, तो कैन या अंदर के टेंस को हम तब चेंज करते हैं जब बाहर सेड लिखा हो। अगर सेड नहीं लिखा है तो हम अंदर के टेंस को चेंज नहीं करेंगे, तो इसमें हम चेंज नहीं करेंगे। कैन राइट ब्यूटीफुल पोएम्स लिख देंगे। उसके बाद नाउ मतलब अभी टाइम बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो नाउ को भी चेंज किया जाता है देन में। तो इस तरह हमारा ये इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं, पेरेंट्स से पेरेंट्स कहते हैं, इसमें भी कुछ ट्विस्ट है, ठीक है, ज़रा देखते हैं इसमें क्या ट्विस्ट है। तो कह रहा है पेरेंट्स से पेरेंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, यू विल श्योरली अचीव सक्सेस, तुम ज़रूर सक्सेस को अचीव करोगे, ठीक है। तो ज़रा इसका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो बाहर वाला पार्ट है उसमें सब्जेक्ट को वैसे ही उतार देंगे, पेरेंट्स हमारे सब्जेक्ट हैं तो पेरेंट्स को लिख दिए। उसके बाद है से के साथ अगर टू रहता तब हम उसमें चेंज करते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ से है, तो जब सिर्फ से है तो याद करो मैंने रूल बताया था, डायरेक्ट स्पीच में अगर से रहता है तो इनडायरेक्ट में भी उसे से ही लिखते हैं, तो यहाँ पर भी से होगा। उसके बाद है यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है, और ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है मी,
तो हम लोग भी मी को छिपा कर रखते हैं। अब है आगे इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग चेंज कर देंगे डैट से, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा एक ताला है ना, उसका चाबी क्या है, उसका की क्या है, तो उसका की है डैट। जैसे ही हम डैट लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा का लॉक खुल जाएगा और हम अंदर इंटर करेंगे और अंदर हमें मिलता है यू। यू कौन सा पर्सन, तो यू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किस चीज़ के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन अब जो जिन्हें नहीं पता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है तो वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं बाहर। तो अभी मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट हमारा है, बस दिख नहीं रहा है, छिपा है, और वो ऑब्जेक्ट हमेशा मी होता है, जो छिपा रहता है वो हमेशा मी होता है। तो जब ऑब्जेक्ट मी है तो हम यू को चेंज कर सकते हैं ना, तो यू को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ना मी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सॉरी मी का सब्जेक्टिव फॉर्म तो आई होता है। यू जो है वो प्रोनाउन है, लेकिन यू अंदर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सब्जेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सब्जेक्ट के जगह पर है ना यू, और सब्जेक्ट के जगह पर हम ऑब्जेक्ट को तो नहीं लिख सकते हैं। तो मी का जो सब्जेक्ट होता है वो आई होता है, तो यू के जगह पर हम आई लिख देंगे। उसके बाद है विल। तो क्या हम विल को चेंज करेंगे, देखो तो ज़रा, विल को हम चेंज तब करते हैं जब बाहर सेड लिखा हो, लेकिन यहाँ पर बाहर सेड है कि नहीं है, देखो तो नहीं है। तो जब नहीं है तो हम भी विल को चेंज नहीं करेंगे, हम लोग लिखेंगे आई विल, और उसके बाद है श्योरली अचीव सक्सेस। श्योरली अचीव सक्सेस, आई विल श्योरली अचीव सक्सेस। तो पेरेंट्स से यू विल श्योरली अचीव सक्सेस, तो यहाँ पर हो जाएगा पेरेंट्स से डैट आई विल श्योरली अचीव सक्सेस। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है मदर सेड टू राघव। इसमें भी कुछ ट्विस्ट है, ज़रा देख लेते हैं इसमें क्या ट्विस्ट है। तो मदर सेड टू राघव, मदर ने राघव से कहा, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ज़रा क्या कहा वो भी देख लेते हैं। यू प्ले पियानो वेरी वेल, तुमने पियानो बहुत अच्छे से बजाया। तो यू प्ले पियानो वेरी वेल कहा है किसने, तो कहा है मदर ने राघव को। तो इसे जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहले फर्स्ट पार्ट को बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है, तो मदर है, मदर लिख दिए। राघव हमारा इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वैसे ही रहता है, मदर और राघव को हम वैसे ही छोड़ देंगे। बीच वाले पार्ट को जो सेड टू है उसमें चेंजेस आता है। जब सेड टू लिखा है तो उसे हम किस में चेंज करते हैं, तो टोल्ड में चेंज करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा मदर टोल्ड राघव। अब आगे बढ़े तो हमें इन्वर्टेड कॉमा दिखा। इन्वर्टेड कॉमा क्या है, तो इन्वर्टेड कॉमा एक लॉक है, और उसे किस की से खोलेंगे, तो उसे हम डैट से खोलेंगे। तो डैट लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा खुल जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम अंदर इंटर किए तो हमें यू दिखा, ठीक है। तो यू कौन सा प्रोनाउन है, यू जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जैसे ही हम इंटर करते हैं ना तो हमें सब्जेक्ट मिलता है, और सब्जेक्ट के जगह पर यू एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन रिलेटेड चेंजेस होते हैं। यू जो प्रोनाउन है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू प्रोनाउन सेकंड पर्सन है, और ये बाहर वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो बाहर में ऑब्जेक्ट क्या है, तो बाहर में ऑब्जेक्ट एक नाम है राघव, और जैसा कि मैंने थर्ड एग्जाम्पल में बताया था, हम कभी भी नेम को अंदर नहीं लिखते रिप्लेस करने टाइम, चेंज करने टाइम। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम उसका प्रोनाउन यूज़ करते हैं। लड़का अगर है, राघव है, तो वहाँ पर हम ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यू के जगह पर हम ही यूज़ करेंगे। उसके बाद प्ले, प्ले हमारा वर्ब है, ठीक है। प्ले हमारा वर्ब है, कौन सा वर्ब है, तो V1 है। प्ले हमारा V1 है, और याद करो V1 को किस में चेंज किया जाता है, तो V1 को V2 में चेंज किया जाता है। तो चेंज करने के पहले भी ज़रा सा हम एक बार सोचेंगे कि क्या इसे चेंज करें, तो ये कैसे पता चलेगा, तो पहले बाहर देखेंगे, बाहर सेड लिखा है। अगर बाहर सेड लिखा है तो हम अंदर चेंज करेंगे किसमें, V2 में। तो ये जो प्ले है ना V1, इसे हम चेंज कर देंगे V2 प्लेड में, तो हो जाएगा ही प्लेड। और क्या प्ले करता है, तो पियानो, और पियानो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो इसमें लिख देंगे ही प्लेड पियानो वेरी वेल। क्वेश्चन था हमारा मदर सेड टू राघव यू प्ले पियानो वेरी वेल, तो इसका आंसर बना इनडायरेक्ट स्पीच में मदर टोल्ड राघव डैट ही प्लेड पियानो वेरी वेल। ओके, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा क्वेश्चन और एग्जाम्पल। और अगर अभी भी नहीं समझ आया है कोई चीज़, अभी भी कुछ टर्म्स में, कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बताना। मैं उस
टॉपिक को, उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। ओके, तो अभी हमने जो भी पढ़ा, रूल्स, क्वेश्चन, उन सबको तब तक हम अपने माइंड में स्टेबल नहीं कर सकते जब तक हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए नहीं। तो इन चीज़ों को माइंड में स्टेबल करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिया है एक्सरसाइज में। ठीक है, आप लोगों को इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर मुझे बताने हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को बनाओगे और मुझे कमेंट कर कर बताओगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं और मैं नोट्स के लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आप नोट्स भी PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सको और उसे पढ़ सको। ठीक है गाइज, आई वर्क वेरी हार्ड। ओके, आई वर्क वेरी हार्ड टू गिव यू प्रॉपर एंड नॉलेजेबल कंटेंट। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर और नॉलेजेबल कंटेंट मिले, सो डैट आपके पढ़ाई में हेल्प कर सकूँ मैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ ताकि आप भी बाय हार्ट पढ़ सको। क्योंकि अभी जैसा सिचुएशन है, इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र अगर किसी को करना पड़ रहा है तो वो लर्नर और उनकी पढ़ाई को करना पड़ रहा है। ओके, तो मैं जितना मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप भी उतनी ही मेहनत करके इन वीडियोस को देखो और बार बार देखो। ठीक है, अगर मैं सेकंड क्लास लाती हूँ तो आप फर्स्ट क्लास को भी देखो और सेकंड क्लास को भी देखो। इससे आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, सो थैंक यू ऑल। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं और उससे समझ आता है तो प्लीज़ इसे अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ताकि उनके भी कन्फ्यूज़न दूर हो सके और उन्हें भी समझ आ सके। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके फ्यूचर में आपको बहुत काम देगा। ठीक है, आप अगर आगे फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए भी तो पढ़ाई करोगे और उसमें नरेशन टॉपिक आता ही आता है। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe my channel and support me.